करंट एसेट्स ध्यान से देखना, करंट एसेट्स में छह छह सब कैटेगरीज हैं। अच्छा वो कुछ मैंने इंसर्ट किया था क्या? अच्छा ये इंसर्ट किया था, तभी मैं कहूँ ये यहाँ टिक कैसे लग गए, क्योंकि टिक हमने मारे थे करंट इन्वेस्टमेंट्स में, वो लाइन नीचे गई तो टिक ऊपर ही रह गए। ये इसका फ्लॉ है। एक सेकेंड, चलो ध्यान से देखना, करंट एसेट्स छह सब कैटेगरीज। करंट एसेट्स मेजर हेडिंग है। करंट एसेट्स क्या है? मेजर हेडिंग। इसके सब हेड्स छह हैं। ये सारी क्या है? सब हेडिंग्स। क्या है सब हेडिंग्स? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। एक एक करके करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेम है, उसमें बस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी और आ जाता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। दे आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। करें इनको बेच देंगे अभी विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या ट्रस्ट सिक्योरिटीज हो, डिवेंचर्स हो या बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स या किसी पार्टनरशिप फर्म में आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्रीज एक इंपॉर्टेंट हेड है। इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज की इन्वेंट्री हो सकती है, ध्यान से देखना। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। क्या क्या हो सकता है आपके पास? अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है आपके पास। वर्क इन प्रोग्रेस, तो एक था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट है, वो आपके सेमी फिनिश्ड गुड्स है। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपके पास रॉ मटेरियल भी होंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होंगे और फिनिश्ड गुड्स भी होंगे। तो ये तीनों आपके इन्वेंट्री का ही पार्ट माने जाएंगे। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी मतलब बना बनाया सामान खरीदते हो बेचने के लिए, तो स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं उसको। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप बनाते हो, चलो लकड़ी का ही काम कर लेते हैं, टेबल चेयर बेड्स वेड्स बनाते हो, तो लूज टूल्स, हथौड़ी है, नेल्स हैं, कुछ भी छोटे मोटे आइटम्स हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। गाड़ियां हैं, कितने सारे नट्स वट्स, कितनी छोटी 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 चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो सब कहाँ चले जाते हैं? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कहाँ पे आता है? इन्वेंट्रीज में आते हैं। तो इन्वेंट्रीज में क्या क्या आया? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इन्वेंट्री याद रहना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल कुछ मेंशन नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स ही होते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा आ जाएगा 2 4 6 महीने, बट 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। स्पेसिफिकली मेंशन होगी लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, तो फिर वो नॉन करंट एसेट्स में आते हैं, तो वो नॉन करंट एसेट्स में आते हैं, अदरवाइज वो करंट एसेट्स में ही आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं? कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक ऑप्शन क्या होता है? इट कैन बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। लेकिन जब सन्ड्री डेटर्स में ऐसा डिडक्शन भी दिखा रहे होते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स का अपना सेपरेट अकाउंट है, प्रोविजन का सेपरेट अकाउंट है, अलग अकाउंट मेंटेन हो रहा है, वो बस एज अ डिडक्शन प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब हमने पार्टनरशिप में भी करा था क्रिएट अ प्रोविजन, हम डायरेक्टली डेटर्स में से माइनस करते थे या पहले प्रोविजन क्रिएट करते थे फिर उसको डेटर्स में से डिडक्ट करके दिखाते थे? सर पहले प्रोविजन बनाते हैं। गुड। तो प्रोविजन तो अलग से क्रिएट होगा ही होगा। प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, एक कि इट कैन बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, एसेट साइड पे दिखा रहे हैं, बट सर प्रोविजन तो लायबिलिटी होती है। अरे भाई एसेट साइड पे एज अ डिडक्शन आ रहा है, तो नेचर उसका वही है, आपके एसेट्स को ही रिड्यूस करे, वो एक लायबिलिटी की तरह ही है।
ऑप्शन 1 एज अ डिडक्शन अंडर द डेटर्स, ऑप्शन 2 कह रहे उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा दो, डेटर्स को टोटल पे दिखा दो। नेट इंपैक्ट सेम है, दोनों ऑप्शंस अलाउड हैं कंपनीज में, पार्टनरशिप में मत करना वैसे, ठीक है ना, गलत नहीं है वो भी, बट कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, टू शो इट एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो एक ऑप्शन क्या है कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कहां दिखा रहे हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, और सेकंड अप्रोच क्या है, एज अ डिडक्शन फ्रॉम सनरी डेटर्स। सिंपल, कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेक्स्ट सबहेड अंडर करंट एसेट्स, मजेदार पॉइंट है ये भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को बोला जाता है कैश, कैश इक्विवेलेंट्स मतलब एज गुड एज कैश, बट अभी वो कैश नहीं है, बट जब चाहें हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपके चेक्स इन हैंड, चेक आया डिपॉजिट नहीं करा, चेक्स इन हैंड, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपका जो कैश बैलेंसेस है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अदर्स, ये अदर्स तो आज तक समझ नहीं आया कि ये अदर्स क्या होते हैं, कह रहे अदर्स, और कोई ऐसी चीज जो जब चाहे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। अब ध्यान से सुनना, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें थी। ईयरमार्क्ड बैलेंसेस, ईयरमार्क्ड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, ईयरमार्क मतलब केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ईयरमार्क मतलब केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस मतलब आपने बैंक में कुछ पैसा डाला हुआ है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एग्जाम्पल अनपेड डिविडेंड, कि आपने कुछ लोगों का डिविडेंड पे करना है, 50 लाख के करीब ड्यू है, आपने बैंक में 50 लाख रुपए डिपॉजिट करके छोड़े हुए हैं, उनको आप यूज नहीं करेंगे कहीं और, वो सिर्फ डिविडेंड पे करने के लिए यूज होंगे। सर अनपेड डिविडेंड तो करंट लायबिलिटीज में भी आया था, अदर करंट लायबिलिटीज में आया था, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल। अनपेड डिविडेंड इज अ लायबिलिटी, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, उसको मीट करने के लिए मैंने बैंक में कुछ पैसे डाले हुए हैं, उसकी बात हो रही है ये। तो ईयरमार्क्ड बैलेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी, मुझे कभी बैंक से लोन लेना पड़ता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कोई हो सकती है, मुझे कहीं पे कोई टेंडर भरना है, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना है, तो कहीं पे कुछ मार्जिन मनी डिपॉजिट करके रखनी पड़ सकती है, मेरे ही पैसे, मेरे ही पैसे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, करेक्ट, बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, बैंक डिपॉजिट्स आपने अगर कोई एफडी भी करा रखी है विद इन 12 मंथ्स है तो वैसे ही वो करंट एसेट है, वैसे ही वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 12 महीने से ज्यादा की भी कोई एफडी करा रखी है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, क्योंकि जब चाहो आप उसको सरेंडर कर सकते हो, जब चाहो आप उसको सरेंडर कर सकते हो। डिडक्शंस होती हैं इनसिग्निफिकेंट, कुछ इंटरेस्ट भी तो अक्रू हो चुका होता है, आपको इंटरेस्ट फोरगो करना पड़ सकता है, कुछ भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आएगा। बैंक डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 12 मंथ्स मैच्योरिटी एज वेल, विद इन 12 मंथ्स तो वैसे ही आपके बैंक बैलेंसेस होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं 1 साल से कम के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है आपने किसी को पैसे दे रखे हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट था, उसमें कैपिटल एडवांसेस भी थे, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी थे और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी थे। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आपने किसी को भी पैसे दे रखे हैं, अपने एम्प्लॉय, किसी को भी, एम्प्लॉयज को या किसी को भी, बट 1 साल से कम के लिए, तो वो कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस लिखा होगा तो हम उसको अज्यूम करेंगे लॉन्ग टर्म, जब तक बताएगा नहीं शॉर्ट टर्म तब तक हम उसको शॉर्ट टर्म नहीं मानेंगे। अदर करंट एसेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर करंट एसेट्स के जो कॉमन एग्जांपल हैं, अदर करंट एसेट्स कह रहे और कोई भी करंट एसेट जो ऊपर नहीं आया वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके कॉमन एग्जांपल आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपकी अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीवेबल,
एडवांस टैक्सेस, तो ये कॉमन एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया। इसके अलावा अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस to be written off, to be written off within 12 months, to be written off within 12 months। एक साल के अंदर अंदर अगर राइट ऑफ करने हैं, एक साल के अंदर अंदर अगर राइट ऑफ करने हैं तो वो अदर करंट एसेट्स में आएगा, अदर नॉन करंट में नहीं। अदर नॉन करंट में तब आएगा when it is to be written off in more than 12 months। एक और छोटा सा पॉइंट याद आया, आगे जाके ज्यादा यूज होगा डिफरेंट चैप्टर्स में, बट आ गया तो करा देता हूं। करंट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और एक और नाम दिया जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या नाम दिया जाता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कहाँ काम आएगा हमें ये? कैश फ्लो स्टेटमेंट करते टाइम काम आएगा। इस चैप्टर के लिए करंट इन्वेस्टमेंट्स एक सिंपल सा हेड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक ही बात होती है, मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल का मतलब होता है विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट विल। एट विल मतलब जब आप चाहें, मार्केटेबल है ये, जब चाहें आप बेच सकते हैं, तो हेल्ड फॉर रीसेल। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। तो जल्दी से समराइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एसेट्स में हमने क्या क्या सीखा? एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है रुशील? सबसे पहले क्या आता है बेटा? सबसे पहले आता है, एबीसीडी बोल रहे हैं? हाँ चलो, सबसे पहले आता है पीपीई, वेरी गुड। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले इसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता था, अब AS 10 रिवाइज हो गया, AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। पहले था AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अब उसका नाम हो गया अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनकी 4 सब कैटेगरीज हैं, टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जगह मेरे पास है नहीं इतनी, मैं फिर नीचे करूंगा तो सारी हमारे पेंटिंग हिल जाएगी। सेकंड था हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड क्या था? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फोर्थ क्या था हमारा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर तो नहीं था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लास्ट था अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स 5 सब कैटेगरीज। करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, next cash and cash equivalents, next लास्ट था अदर करंट एसेट्स। उससे पहले शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में क्या था? अदर करंट एसेट्स। प्लीज रिक्वेस्ट है लिख लिख के करना, वरना इम्पॉसिबल है कि फॉर्मेट याद हो। मैं खुद बार बार इसलिए लिखता हूं कि मेरा भी और याद होता रहे। डिटेल में पढ़ोगे आपको खुद उसका बेनिफिट थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, वरना बैलेंस शीट याद करने में तो यार मैं अगर आपको आधे घंटे में दे दूं, आप बैलेंस शीट याद करके सारे आइटम्स कर दोगे, बट 2 दिन बाद वो 0 हो चुका होगा। अगर डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि रिटेन हो जाती है काफी सारी चीजें, फिर वो बार बार जब लेयर्स बनती हैं तो वो परमानेंट हो जाती हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज लिख के ढंग से एक बारी करेंगे,
बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाला है।